हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। सो आज हम लोग एक फेमस थिंकर, सोशोलॉजिस्ट थिंकर जिनका नाम है एम एन श्रीनिवास, उनके बारे में पढ़ेंगे। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग ऑल। वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है? 1 मिनट। गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं फिर। तो हम लोग आज एम एन श्रीनिवास के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले इनके बारे में देख लेते हैं। सो Mysore Narasimhachar Srinivas was an Indian sociologist and social anthropologist. So Mysore Narasimhachar Srinivas was an Indian sociologist and social anthropologist.
एक वॉइस पीपीटी क्लियर आ रही है? अब सही हो गया। आज हम लोग एमएन श्रीनिवास यानी कि मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास के बारे में पढ़ेंगे। ही वॉज एन इंडियन सोशोलॉजिस्ट, ये एक इंडियन सोशोलॉजिस्ट थे एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और उसके साथ साथ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे। ही इज मोस्टली नोन फॉर हिज वर्क ऑन कास्ट एंड कास्ट सिस्टम। ये ज्यादातर जो है कास्ट और कास्ट सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं और उसी के बारे में ज्यादातर जाने जाते हैं। Social stratification, Sanskritization, Westernization in southern India and the concept of dominant caste. तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनसे रिलेटेड इनको पहचाना जाता है, यानी कि कास्ट सिस्टम, कास्ट, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट इनके हैं और इन्हीं सब कॉन्सेप्ट के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक, इनका बॉर्न हुआ था 16 नवंबर 1916 को मैसूर में, और इनकी डेथ हुई थी 1999 में। ठीक, इनके जो एकेडमिक एडवाइजर थे वो इवान प्रिचार्ड थे। एजुकेशन इनकी जो हुई है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, ठीक, एल्फिस्टोन कॉलेज। अवार्ड जो इनको मिला था, पद्म भूषण अवार्ड मिला था 1977 में, तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इनके कॉन्सेप्ट के बारे में, डिफरेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो है इनकी मेथोडोलॉजी क्या है वो देख लेते हैं हम लोग, कार्यप्रणाली क्या है वो देखते हैं। ही वॉज अ फंक्शनलिस्ट, ये क्या थे, एक फंक्शनलिस्ट थे। ठीक, ही वॉज अ फंक्शनलिस्ट, वो एक कार्यात्मकतावादी थे। ठीक, ये फंक्शनलिस्ट थे। ठीक, इंडियन फंक्शनलिस्ट थे ये। रिजेक्ट टेक्सुअल व्यू एंड सपोर्ट फील्ड व्यू, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन्होंने जो है टेक्सुअल व्यू को रिजेक्ट किया है। टेक्सुअल व्यू मतलब बुक के जरिए आप स्टडी करके फिर उसका मतलब एक कंक्लूजन दे दें, इसको ये लोग रिजेक्ट करते हैं, ये रिजेक्ट करते हैं और ये कहते हैं कि हमेशा जो है फील्ड वर्क करना चाहिए, फील्ड व्यू करना चाहिए। ठीक, फील्ड पे जाके स्टडी करना चाहिए, ना कि बुक से स्टडी करना चाहिए। तो इन्होंने टेक्सुअल व्यू को रिजेक्ट किया है और ये कहा है कि फील्ड व्यू पे फोकस करना चाहिए। टेक्सुअल व्यू और समर्थित फील्ड व्यू को स्वीकार किया। ठीक, टेक्सुअल व्यू और समर्थित फील्ड व्यू को अस्वीकार किया है। ठीक, तो ये ट्रांसलेशन गलत हुआ है इसमें। लेखन के अध्ययन को इन्होंने अस्वीकार किया है। और फील्ड व्यू को सपोर्ट किया है। फील्ड व्यू को हिंदी में क्या कहेंगे, स्थानीय अध्ययन। देख लीजिएगा आप लोग क्या कहते हैं, मुझको तो स्थानीय अध्ययन ही समझ में आ रहा है। स्थानीय अध्ययन को इन्होंने सपोर्ट किया है, समर्थित किया है। ठीक, तो ये फील्ड व्यू को रिजेक्ट करते हैं और टेक्सुअल व्यू को रिजेक्ट करते हैं और फील्ड व्यू को सपोर्ट करते हैं। मतलब कि लेखन के जो लिखित में जो अध्ययन है उनको ये जो है अस्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि हमेशा स्थानीय अध्ययन होना चाहिए, यानी कि फील्ड पे जाके आपको स्टडी करना चाहिए। ठीक,
ही टूक इंडियन सोशोलॉजी आउट ऑफ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल स्टडीज। तो इन्होंने जो है सबसे पहले जो इंडियन सोशोलॉजी थी वो ज्यादातर कल्चरल और हिस्टोरिकल स्टडीज करते थे, इन्होंने उससे बाहर निकाला इंडियन सोशोलॉजी को और एक फील्ड व्यू का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक, ही टूक इंडियन सोशोलॉजी आउट ऑफ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल स्टडीज। उन्होंने भारतीय समाजशास्त्र को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अध्ययन से बाहर निकाला। तो इससे पहले जो समाजशास्त्र में अध्ययन हो रहे थे भारत में, वो ज्यादातर किस बेसिस पे हो रहे थे? सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अध्ययन हो रहे थे, लेकिन इन्होंने समाजशास्त्र को उससे बाहर निकाला, एक अलग तरीके से इन्होंने अध्ययन किया जो कल्चरल भी नहीं था और ऐतिहासिक भी नहीं था। ही कॉल्ड घुरे एज डॉयन ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। उन्होंने घुरे को डॉयन ऑफ इंडियन सोशोलॉजी कहा है। ठीक, तो ये भी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है एक दो बार। He called घुरे एज डॉयन ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। उन्होंने घुरे को भारतीय समाजशास्त्र का डॉयन कहा है, डॉयन कहा है। ठीक, कॉल्ड आर के मुखर्जी फिलोसफिकल बट नॉट मिस्टिकल। इन्होंने आर के मुखर्जी को भी क्या कहा है? फिलोसफिकल कहा है बट नॉट मिस्टिकल। ठीक, उन्होंने कहा है कि जो आर के मुखर्जी थे वो फिलोसफिकल तो थे लेकिन मिस्टिकल नहीं थे। ठीक, आर के मुखर्जी को दार्शनिक कहा लेकिन रहस्यवादी नहीं। मतलब आर के मुखर्जी जो है वो दार्शनिक थे लेकिन रहस्यवादी नहीं थे। देयर शुड बी मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल यूजेस इन सोशल साइंसेस। और इन्होंने क्या कहा कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कहा था कि देयर शुड बी मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल यूजेस इन सोशल साइंसेस। तो सोशल साइंस में भी मैथ और स्टैटिस्टिक्स का यूज होना चाहिए। ठीक, तो इन्होंने इसको सपोर्ट किया कि सोशल साइंस में भी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में गणितीय और सांख्यिकीय उपयोग होना चाहिए। तो इन्होंने इसको सपोर्ट किया कि सामाजिक विज्ञान में गणितीय और सांख्यिकीय उपयोग होना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कास्ट। कास्ट के बारे में क्या बात करते हैं? एम एन श्रीनिवास देखते हैं हम लोग। जाति। ठीक, कास्ट यानी कि जाति। एम एन श्रीनिवास हैज डिफाइंड कास्ट एज हेरिडेटरी। तो इन्होंने क्या कहा? कास्ट क्या है? हेरिडेटरी। हेरिडेटरी मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। एंडोगैमस है, एंडोगैमस मतलब विद इन कास्ट मैरिज होती है। ठीक, एंड यूजुअली लोकलाइज ग्रुप, और ज्यादातर लोकलाइज ग्रुप होते हैं। लोकलाइज मतलब एक सर्टेन एरिया के लिए ही फिक्स होते हैं। हैविंग अ ट्रेडिशनल एसोसिएशन, और इनका एक ट्रेडिशनल एसोसिएशन होता है विद एन ऑक्यूपेशन, एक ऑक्यूपेशन के साथ। मतलब कि हर कास्ट की एक अलग अलग ऑक्यूपेशन होती है, जिससे जिस कास्ट में जो पैदा होता है वो वही उसका ऑक्यूपेशन होता है। ये ट्रेडिशनल वे में चलता आता है। एंड ऑक्यूपाइंग अ पार्टिकुलर पोजीशन इन द लोकल हायरार्की ऑफ कास्ट। अब लोकल हायरार्की ऑफ कास्ट में उनकी एक जो है क्या कहेंगे, एक पार्टिकुलर पोजीशन होती है। हर कास्ट की उनकी जो लोकल हायरार्की है, उनके पास जो है एक पार्टिकुलर पोजीशन होती है। जैसे कि इनका मानना ये था कि ऐसा नहीं है कि अगर एक जगह पे ब्राह्मण जो है वो हायर पोजीशन पे है तो हर जगह पे होंगे। इनका मानना ये है कि हर एरिया का जो डोमिनेंट कास्ट है वो अलग अलग है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस अभी इतना समझिए कि एक तो हेरिडेटरी होती है कास्ट, एंडोगेमस होती है, लोकलाइज ग्रुप होता है इसमें, और ज्यादातर जो है इनका जो ऑक्यूपेशन होता है वो ट्रेडिशनली एसोसिएटेड होता है। ठीक, और एक लोकल हायरार्की जो होती है उनमें एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है। एम एन श्रीनिवास ने जाति को एक वंशानुगत, अंतर्विवाही और आमतौर पर स्थानीय समूह के रूप में परिभाषित किया है। ठीक, तो एम एन श्रीनिवास ने जाति को वंशानुगत, वंशानुगत यानी कि वंश से चलता आ रहा हो, जो मतलब एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर हो रहा हो। अंतर्विवाही मतलब एक ही कास्ट में एक जाति में ही शादी करना है। और आमतौर पर स्थानीय समूह के रूप में, और ये ज्यादातर क्या होते हैं? स्थानीय समूह होते हैं। ठीक, ये ज्यादातर स्थानीय समूह होते हैं।
तो इस रूप में उन्होंने परिभाषित किया है जिनका एक व्यवसाय होता है जो पारंपरिक जुड़ाव रखता है, ठीक, और जातियों के स्थानीय पदानुक्रम में एक विशेष स्थान रखते हैं, ठीक। तो जाति का जो स्थानीय क्रम होता है, स्थानीय पदानुक्रम होता है, उसमें एक विशेष पद होता है इनका, ठीक, एक विशेष पद इनका होता है, ठीक। तो ये समझ में आ गया जाति के बारे में उन्होंने क्या कहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट कास्ट, दबंग जाति, ठीक। डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिया, तो इसी में ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक जगह पे, एक एरिया पे अगर कोई डोमिनेंट कास्ट है, डोमिनेंट कास्ट मतलब कि जिसका दबदबा है, जो हायर पोजीशन पे है, ठीक। तो जरूरी नहीं है कि एक एरिया पे अगर कोई जाति का दबदबा है या एक जाति की डोमिनेंसी है, तो जरूरी नहीं है कि हर जगह पे हो सकता है यूपी में एक अलग कास्ट जो है डोमिनेंट कास्ट हो, गुजरात में, बिहार में या मतलब हरियाणा में अलग कास्ट का डोमिनेंट हो, ठीक। तो इसकी स्टडी इन्होंने किया है जिसका नाम दिया है इन्होंने डोमिनेंट कास्ट, दबंग जाति। श्रीनिवास asserts that to be a dominant caste, a caste must have the following characteristic। और एक डोमिनेंस कास्ट होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए उस कास्ट की, उसके बारे में एम एन श्रीनिवास ने बात किया है। श्रीनिवास का दावा है कि एक प्रमुख जाति होने के लिए एक जाति में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। तो एक जाति में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। तो कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिस विशेषताओं के बेसिस पे कोई भी जाति जो है वो दबंग जाति बनती है, तो वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला आता है इट मस्ट ओन अ साइजेबल अमाउंट ऑफ कल्टीवेबल लैंड। तो इनके पास साइजेबल अमाउंट ऑफ कल्टीवेबल लैंड होना चाहिए, मतलब इनके पास जमीन जायदाद होनी चाहिए, ठीक, एक अच्छे अमाउंट में, एक अच्छी मतलब एरिया कवर्ड होना चाहिए जो इनसे रिलेटेड हो। इसके इनके पास कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए, ठीक। तो कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए। कोई भी जाति है, उस जाति के पास एक कृषि योग्य भूमि का बड़ा हिस्सा होना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट मस्ट बी ऑफ कंसिडरेबल न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, ठीक। तो इनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि दो चार ही लोग हैं और सारे लोगों के पास साइजेबल अमाउंट तो है लेकिन दो चार ही लोग हैं, ऐसा नहीं, नंबर में भी ज्यादा होना चाहिए। जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा हो, लेकिन नंबर में ज्यादा होना चाहिए, ठीक। अगर सारी कैरेक्टरिस्टिक पूरी हो जा रही है, नंबर में थोड़ा बहुत कम है तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, नंबर भी इनका अच्छा होना चाहिए, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ पीपल कितने होना चाहिए वो भी एक अच्छी खासी तादाद में होना चाहिए। ये काफी संख्यात्मक शक्ति का होना चाहिए, ठीक। तो इनके पास संख्या भी अच्छी होना चाहिए। तो दो कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा कि एक तो लैंड का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, दूसरा जो है भूमि का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, दूसरा जो है जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होना चाहिए उस जाति के, ठीक। इट मस्ट एंजॉय अ हाई प्लेस इन द लोकल कास्ट हायरार्की। और उस एरिया में जो है उसकी एक हाई प्लेस हो, ठीक, उस एरिया में उस जाति की हाई प्लेस हो, मतलब कि उसको अपर कास्ट में रखा जाता हो। इसे स्थानीय जाति पदानुक्रम में एक उच्च स्थान का आनंद लेना चाहिए, मतलब उसका जो स्थानीय पदानुक्रम हुआ है जाति का, उस जाति के स्थानीय पदानुक्रम में उनका उच्च स्थान होना चाहिए। ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है। चौथी है सब कास्ट, जाति इज द रियल यूनिट ऑफ द कास्ट सिस्टम, ठीक। तो ये आ, तीन जो है कैरेक्टरिस्टिक बताया उन्होंने और कहा है कि सब कास्ट यानी कि जो जाति होती है, सब कास्ट मतलब जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के अंदर भी बहुत सारे कास्ट होते हैं, क्षत्रिय है, क्षत्रिय के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग जाति होते हैं, ठीक। तो उन्हीं को उसी को इन्होंने सब कास्ट यानी जाति का नाम दिया, ठीक। जैसे ठाकुर बाभन ये सब जो होते हैं ये क्या है, सब कास्ट है, ठीक। सब कास्ट जाति इज द रियल यूनिट ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो इन्होंने कहा है कि जो जाति है यानी कि जो सब कास्ट है वही कास्ट सिस्टम की रियल यूनिट है, ठीक। उपजाति जाति व्यवस्था की वास्तविक इकाई, ठीक। तो यही जो जाति है, जो उपजाति है, वही जाति व्यवस्था की वास्तविक इकाई होती है, ठीक। तो डोमिनेंट कास्ट के लिए कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, डोमिनेंट कास्ट कौन होते हैं, उसी कैरेक्टरिस्टिक से पता चल जाता है कि जिनका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ अच्छा हो, साइजेबल अमाउंट ऑफ लैंड हो फॉर कल्टीवेशन और जो है
हाई प्लेस रहती हो उनकी सोसाइटी। फीचर्स ऑफ कास्ट, कास्ट का फीचर बताया इन्होंने, कौन फीचर की कौन कौन सी विशेषता, मतलब कास्ट की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, जाति की विशेषताएं कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आता है हायरार्की। हायरार्की मतलब कि इसमें जो है लोगों को हायरार्कियल डिवीजन, लोगों का जो है हायरार्कियल डिवीजन किया गया है सारे कास्ट का, कौन सी कास्ट जो है अपर हायरार्की में रहेगी, कौन सी उससे लोअर हायरार्की में रहेगी और कौन सी उससे लोअर हायरार्की में रहेंगी। तो ऐसी सारी कास्ट को डिवाइड किया गया है। ठीक, पदानुक्रम मतलब कि सारे कास्ट का जो है, सारे जाति का जो है वो पदानुक्रम कर दिया गया है। कुछ जाति को ऊपर वाले हिस्से में रखा गया है और कुछ को नीचे, उससे नीचे, फिर उससे नीचे। ठीक। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन। ठीक। पॉल्यूशन, प्रदूषण, प्रदूषण नहीं करेंगे इसको। पॉल्यूशन मतलब जो प्योरिटी और पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है वो जाति में होता है। ठीक, प्योरिटी और पॉल्यूशन का मतलब कुछ लोगों को जो है अछूत माना जाता है और कुछ लोगों को जो है सही माना जाता है। तो यहाँ पे अछूत का कह सकते हैं, प्रदूषण नहीं बल्कि अछूत। ठीक। कास्ट पंचायत, और ये कास्ट के बेसिस पे कास्ट पंचायत भी होती हैं, ये भी एक फीचर है। जाति पंचायतें होती हैं, आपने देखा होगा कि अभी भी कास्ट पंचायत चलती हैं। ठीक। रेस्ट्रिक्शन ऑन कमेंसलिटी, ड्रेस, स्पीच एंड कस्टम। ठीक, तो खाने पीने पे भी रिस्ट्रिक्शन होता है, ड्रेस पे भी रिस्ट्रिक्शन होता है, बोलने पे और कस्टम पे भी रिस्ट्रिक्शन होता है। ठीक, तो सारी चीजों पे रिस्ट्रिक्शन होता है, कौन सी जाति क्या कर सकती है क्या नहीं, किस तरह के कपड़े पहन सकती है, कैसे खाने जो है खा सकती है, ये सब चीजें आ जाती हैं उसमें। पॉपुलेशन नहीं है, पॉल्यूशन है वो। पॉल्यूशन मतलब होता है जो अछूत होते हैं। ठीक, तो ये भी एक तरह का जो है कास्ट सिस्टम में एक फीचर होता है, क्योंकि कुछ जो जातियां होती हैं वो अछूत होती हैं और कुछ अछूत नहीं होती। ठीक, ये पॉल्यूशन नहीं है और पॉपुलेशन नहीं है, ये पॉल्यूशन ही है। ठीक। तो संभोग, सहभोज यानी कि खाने की जो व्यवस्था होती है वो, पोशाक, भाषण और रीति रिवाज का प्रतिबंध। ठीक, तो इन सब पे प्रतिबंध होता है। प्रतिबंध होता है, ऐसा नहीं कि सब सारे लोगों पे प्रतिबंध होता है। प्रतिबंध होने का मतलब ये है कि एक जाति है वो क्या खा सकती है, क्या पहन सकती है, कैसा बोल सकती है, कैसा रीति रिवाज होगा, सारी चीजें डिसाइडेड होती हैं। ठीक, तो सहभोज, पोशाक, भाषण और रीति रिवाज पर भी प्रतिबंध होता है। ठीक, तो ये 6 जो है 5 जो है ये फीचर बताए हैं एमएन श्रीनिवास ने कास्ट के, जाति के। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है द्विजा कास्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, द्विजा कास्ट यानी कि द्विज जाति। द्विजा कहते हैं जो दो ट्वाइस बॉर्न होते हैं। आप तो मतलब बिलीव होता है ना, हिंदुइज्म में एक तरह का बिलीव होता है कि कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो ट्वाइस बॉर्न होती हैं, यानी कि 2 बार पैदा होती हैं। द फर्स्ट 3 कास्ट आर ट्वाइस बॉर्न और द्विजा कास्ट। ठीक, तो जो पहली 3 कास्ट है वर्नर सिस्टम में, वो कास्ट जो है ये मानी जाती है कि वो द्विजा कास्ट है। सिंस द मेन फ्रॉम दीज कास्ट आर इंटाइटल्ड टू डॉन द सेक्रेट थ्रेड एट द वैदिक राइट ऑफ उपन्यान, विच द शूद्रा वर नॉट अलाउड टू परफॉर्म। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्या, ये तीनों कास्ट जो है द्विजा कास्ट मानी जाती हैं, क्योंकि इन ये जो है सेक्रेट थ्रेड को बांध सकते हैं। एक कमर के ऊपर एक थ्रेड बांधा जाता है वेस्ट के ऊपर, जिसको क्या कहा जाता है, एक जनेऊ कहा जाता है। अब वो जनेऊ हाथ में भी बांधा जाता है और पेट पे यानी कि कमर पे भी बांधा जाता है, लेकिन अब वो क्या है वो आप लोग ज्यादा सही से समझते होंगे। ठीक, तो वो धागा बांधने की अनुमति सबको नहीं होती है। ठीक, वो शूद्रा को नहीं होती है, बाकी तीनों कास्ट को होती है। तो इसीलिए उनको द्विजा कास्ट माना जाता है। और ये जो है अनुमति कौन देता है, वेद देता है। ठीक, पहले 3 जातियां द्विज या द्विज हैं। ठीक, क्योंकि इन जातियों के पुरुषों को उपनयन के वैदिक संस्कार में, तो उपनयन के वैदिक संस्कार में जनेऊ धारण करने का अधिकार है। ठीक, तो जनेऊ धारण करने का अधिकार होता है इनके पास।
ठीक, दूसरे लोगों के पास ये अधिकार नहीं होता है, यानी कि जो शूद्र लोग हैं उनको ये अनुमति नहीं होती है कि वो जनेऊ धारण कर सकें। ठीक, तो ट्वाइस बॉर्न का कास्ट है ये। संस्कृताइजेशन, अब संस्कृताइजेशन का मीनिंग जब तक आप द्विजा कास्ट की मीनिंग नहीं समझ पाएंगे तब तक आप संस्कृताइजेशन की मीनिंग नहीं समझेंगे, क्योंकि इसमें ये होता है कि जब आप जो है जो द्विजा कास्ट, जो ट्वाइस बॉर्न कास्ट है, उसके जो कस्टम्स हैं, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनको आप जब कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो उसी प्रोसेस को संस्कृताइजेशन कहा जाता है। Defining Sanskritization, Srinivas writes, Sanskritization is a process by which a lower caste or tribe or any other group, तो lower caste, tribe या कोई दूसरा ग्रुप जो है change its custom, अपने कस्टम को, अपने रिचुअल को चेंज करता है, अपने आइडियोलॉजी को और वे ऑफ लाइफ को चेंज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ हायर और मोर ऑफन ट्वाइस बॉर्न कास्ट। ठीक, तो जो हायर कास्ट को यानी कि ज्यादातर जो है ट्वाइस बॉर्न कास्ट को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब सिर्फ ब्राह्मण ही पहन सकते हैं उसको, जनेऊ को? ऐसा नहीं है, मुझको तो लग नहीं रहा है कि ऐसा है। हो सकता है कि आप जिस एरिया में हो वहां पे ऐसा सिस्टम हो, क्योंकि कास्ट सिस्टम का जो फीचर है ना, वो एरिया वाइज ऐसा नहीं कि सेम है पूरे इंडिया में, हर जगह पे अलग अलग। ठीक, तो सेंसिटाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लोअर कास्ट है, लोअर ग्रुप या लोअर ट्राइब है, वो जो है अपर कास्ट, ज्यादातर जो है जो ट्वाइस वन कास्ट है यानी कि द्विजा कास्ट है, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उनके कस्टम्स को, उनके रिचुअल को, उनके आइडियोलॉजी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर एक शूद्र है, ठीक, एक शूद्र है और वो क्या कर रहा है, वो नॉनवेज छोड़ देता है खाना। ठीक, तो नॉनवेज क्या है, वो ज्यादातर अपर कास्ट के लिए जो है प्रोहिबिटेड होता है। अपर कास्ट के लोग जो है वो ज्यादातर वेजिटेरियन होते हैं। तो इसीलिए अगर जो शूद्रा है वो ये कोशिश करता है कि अगर मैं नॉनवेज छोड़ दूं तो हो सकता है कि मुझको जो है एक मेरी पोजीशन और बढ़ जाए। ठीक, तो इसीलिए वो इस अगर प्रोसेस ऐसा मतलब करता है तो इस प्रोसेस को संस्कृताइजेशन कहा जाता है। कोई कह रहा है कि सिर्फ ब्राह्मण पहनते हैं और कोई कह रहा है कि सभी पहनते हैं। तो एरिया वाइज डिफरेंस है, मैंने बताया कि एरिया वाइज डिफरेंस है। जब श्रीनिवास ने जहाँ की स्टडी की वहां पे ऐसा ही सिस्टम था कि द्विजा कास्ट को ही जनेऊ पहनने का अधिकार था। ठीक, तो उसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन इससे आता है तो आप जो है जो एम एन श्रीनिवास ने बोला है उसी से रिलेटेड आंसर करेंगे, खुद से नहीं करेंगे आप। ठीक, संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण को परिभाषित करते हुए श्रीनिवास लिखते हैं, संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निचली जाति या जनजाति या कोई अन्य समूह, तो कोई निचली जाति, जनजाति या कोई अन्य समूह जो है अपने रीति रिवाजों, विचारधारा और जीवन के तरीके को उच्च या अधिक बार द्विज जाति की दिशा में बदल लेते हैं। ठीक, तो वो ज्यादातर कोशिश करते हैं किसकी किसकी नकल करने की? जो द्विज कास्ट है या जो ऊंची कास्ट है उनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो उनके रीति रिवाजों, उनके विचारधारों और उनके जीवन के तरीके को कॉपी करते हैं और उसी तरह खुद को भी ढालने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रोसेस को एम एन श्रीनिवास ने कहा है, उसी प्रक्रिया को एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण कहा है। ठीक, तो संस्कृताइजेशन समझ में आ गया। देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ संस्कृताइजेशन क्या है। जब आप अपर कास्ट को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को, उनके कस्टम्स को, उनके ट्रेडिशन को, तो उसको क्या कहा जाता है? संस्कृताइजेशन कहा जाता है। संस्कृतिकरण कहा जाता है जब आप उनके रीति रिवाजों को उच्च कास्ट के यानी कि ज्यादातर द्विजा कास्ट के, द्विज कास्ट के, द्विज जाति के लोगों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उनके रीति रिवाज को, उनके जो है विचारधारा को, ठीक, और उनके जीवन शैली को, तो उसको क्या कहा जाता है? संस्कृतिकरण कहा जाता है। संस्कृतिकरण की विशेषताएं क्या होती हैं, लक्षण क्या होते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, देख लेते हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है संस्कृताइजेशन की वो है, संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ
इमिटेशन इन इंडियन सोसाइटी। ठीक, तो ये प्रोसेस ऑफ इमिटेशन है। इमिटेशन मतलब किसी चीज को कॉपी करना, ठीक, किसी चीज को कॉपी करना। तो जो जो अपने आप को संस्कृताइज करना चाह रहा है वो जो है उससे अपर कास्ट को कॉपी कर रहा है, इमिटेट कर रहा है, अपने अंदर जो है उन सारे कस्टम्स को, रिचुअल्स को अपने अंदर ढालने की कोशिश कर रहा है। संस्कृतिकरण भारतीय समाज में अनुकरण की एक प्रक्रिया है। अनुकरण किसको कहते हैं? जब आप किसी चीज की नकल करते हैं, ठीक, तो आप जो है जो ऊंची जाति है उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंज। तो ये प्रोसेस है कल्चरल चेंज का टुवर्ड्स ट्वाइस बॉर्न कास्ट। किसकी तरफ? ट्वाइस बॉर्न कास्ट, मतलब कि जो अपने आप को संस्कृताइज करना चाहता है वो ज्यादातर ट्वाइस बॉर्न कास्ट को ही कॉपी करने की कोशिश करता है। और ये क्या है? कल्चरल चेंज है। ठीक, संस्कृतिकरण द्विज जातियों के प्रति सांस्कृतिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। तो ये एक सांस्कृतिक परिवर्तन की एक प्रतिक्रिया है। किसके प्रति? द्विज जातियों के प्रति। ठीक, तो जो भी मतलब जो भी व्यक्ति अपना संस्कृतिकरण करना चाहता है वो ज्यादातर द्विज जातियों को ही कॉपी करने की, उनको ही नकल करने की कोशिश करता है। और ये क्या है? एक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। ठीक, in this process a caste is only trying to change the status and not the social structure। इससे रिलेटेड कई बार, इस फीचर से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए। इस प्रोसेस में जो है कास्ट इज ओनली ट्राइंग टू चेंज द स्टेटस, ये अपना स्टेटस ही बदलना चाहते हैं, सोशल स्ट्रक्चर इसमें नहीं बदलता है। ठीक, तो खाली जो है स्टेटस बदलता है, सोशल स्ट्रक्चर नहीं बदलता है। ठीक, इन दिस प्रोसेस अ कास्ट इज ओनली ट्राइंग टू चेंज द स्टेटस एंड नॉट द सोशल स्ट्रक्चर। तो जो कास्ट है वो अपना स्टेटस बदलना चाहती है, सोशल स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहती। ठीक, वो शूद्र हैं तो शूद्र ही रहना चाहते हैं, बस अपना स्टेटस थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में एक जाति केवल स्थिति को बदलने की कोशिश कर रही है, ना कि सामाजिक संरचना। ठीक, तो ये जाति जो है अपनी खाली स्थिति बदलने की कोशिश कर रही है, वो पूरी सामाजिक संरचना को बदलने की कोशिश नहीं करती। ठीक, वो सामाजिक संरचना को बदलने की कोशिश नहीं करती। The concept of Sanskritization has also given rise to desanskritization। तो कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन के साथ साथ जो है डीसंस्कृताइजेशन भी होता है। डीसंस्कृताइजेशन मतलब क्या होता है कि जब आप जो है जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट को क्या करेंगे? इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको कहा जाता है डीसंस्कृताइजेशन। डीसंस्कृताइजेशन मतलब जब आप निचली कास्ट जो है ऊपर जाके अपर कास्ट को कॉपी करने की कोशिश करती है तो उसको संस्कृताइजेशन कहेंगे। ठीक, और जो अपर कास्ट लोअर कास्ट को इमिटेट करने की कोशिश करेगा तो उसको जो है डी सेंसिटाइजेशन कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पे कैसे कॉपी कर रहे हैं? जैसे कि जो वेजिटेरियन लोग थे वो नॉन वेज खाने लगे, तो ये क्या है? एक तरह का डीसेंसिटाइजेशन है। ठीक, वेजिटेरियन जो है वो नॉन वेज खाने लगे, तो ये क्या है? एक तरह का डीसेंसिटाइजेशन है। ठीक, और भी बहुत सारी चीजें कॉपी कर सकते हैं, मैं सिर्फ इसका एग्जांपल दे रहा हूँ कि इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो डीसेंसिटाइजेशन कॉन्सेप्ट भी आता है संस्कृताइजेशन के साथ साथ। तो ये भी याद रखना है आपको। संस्कृतिकरण की अवधारणा ने डीसंस्कृतिकरण को भी जन्म दिया है। ठीक, तो डीसंस्कृतिकरण को भी जन्म दिया है, यानी कि ऐसा संस्कृतिकरण जहाँ पे जो है ऊंची जाति के लोग जो है निचली जाति के जो कस्टम्स रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनकी जो रीति रिवाज हैं, जो विचारधाराएं हैं उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो उसको डीसेंसिटाइजेशन कहा जाता है। ठीक, डीसंस्कृतिकरण कहा जाता है। मॉडल्स ऑफ संस्कृताइजेशन। अब संस्कृताइजेशन के मॉडल्स भी हैं, 3 मॉडल दिए हुए हैं एम एन श्रीनिवास ने। तो कौन कौन से मॉडल हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कल्चरल मॉडल। ठीक, सबसे पहले आता है सांस्कृतिक मॉडल। कास्ट हैव बीन असाइन्ड हाई और लो स्टेटस अकॉर्डिंग टू कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिंदू। ठीक,
तो कास्ट को, किस कास्ट को हाई स्टेटस देना है, किस कास्ट को लो स्टेटस देना है, ये कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे होता है कि किसका कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, उस बेसिस पे किसी को हाई कास्ट में रखा गया है और किसी को लो कास्ट में रखा गया। हिंदुओं के सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुसार जातियों को उच्च या निम्न दर्जा दिया गया। ठीक, तो हिंदुओं की क्या सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, किस हिंदू की क्या सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, उस बेसिस पे उनकी जो जातियां हैं उनको उच्च या निम्न दर्जा में रखा गया। ठीक, उनके कल्चर के बेसिस पे, इसीलिए इसको कल्चरल मॉडल कहा जाता है। द वियरिंग ऑफ सेक्रेट थ्रेड, यानी कि जो सेक्रेट थ्रेड है उसको पहनना, ये भी कल्चर में आता है। डिनाइंग द यूज ऑफ मीट एंड लिक्वर, ठीक, तो मीट खाना और लिक्वर खाना, लिक्वर पीना, ये सब चीजें जो है मतलब इसको डिनाई करना, ये ना यूज करना। ऑब्जर्विंग एंडोगेमी, और आप जो है एंडोगेमी कर रहे हैं यानी कि विद इन कास्ट जो है शादी कर रहे हैं। प्रोहिबिशन ऑफ विडो रीमैरिज, और विडो रीमैरिज से बच रहे हैं, मतलब जो विडोज हैं उनकी रीमैरिज से बच रहे हैं। तो ये सब क्या है, हिंदू कल्चर में जो है सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक, सेक्रेट थ्रेड पहनना, मीट और लिक्विड ना पीना खाना। ठीक, एंडोगैमी फॉलो करना यानी कि विद इन कास्ट शादी करना। विडो रेमैरेज को मतलब सपोर्ट ना करना, उसको प्रोहिबिशन मानना। ऑब्जर्विंग द रिस्ट्रिक्शन इन द कास्ट सिस्टम, और जो भी कास्ट सिस्टम में रिस्ट्रिक्शन बताए गए हैं उन सबको फॉलो करना। वर्शिप अकॉर्डिंग टू द मोड्स एंड मेथड डिस्क्राइब इन द रिलीजियस टेक्स्ट बुक, और जो भी रिलीजियस टेक्स्ट बुक में जैसा पूजा पाठ करने को कहा गया है उसी तरह आप कर रहे हो। गिवन रिस्पेक्ट टू रिलीजन एंड माइथोलॉजिकल स्टोरीज एक्सेट्रा। ठीक, तो जो रिलीजियस और माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, यानी कि बहुत सारी कहानियां आपने सुना होगा, महाभारत वगैरह, ये सब क्या है, एक तरह की माइथोलॉजिकल स्टडीज हैं और स्टोरीज हैं। तो इन सब पे आपका बिलीफ होना और उनकी रिस्पेक्ट करना हैव बीन गिवन सैंक्टिटी इन ट्रेडिशनल कल्चर। ठीक, तो इनको सबसे अच्छा माना जाता है जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है उसमें। ठीक, तो इन सबको जो फॉलो करेगा वो अपर कास्ट में आ जाएगा। जनेऊ धारण करना, मांस और शराब के उपयोग से इनकार करना, सजाति विवाह का पालन करना यानी कि अपने ही जाति में विवाह करना, विधवा पुनर्विवाह का निषेध करना, मतलब विधवा जो है वो दोबारा विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि एक बार आप मतलब विवाह के बंधन में बंध गए तो आपको 7 जन्म तक उसको निभाना है। ठीक, तो आप किसी और से विवाह नहीं कर सकते। जाति व्यवस्था में प्रतिबंध का पालन करना, हालांकि जो है अब लॉ के अकॉर्डिंग अब जो इंडियन लॉ है वो आपको अलाउ करता है इस मतलब विडो रीमैरिज के लिए। ठीक, लेकिन जो हिंदू संस्कृति है उसमें ये अलाउ नहीं होता है। ठीक, जाति व्यवस्था में प्रतिबंध का पालन करना, जो भी जाति व्यवस्था में जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं उन सारे प्रतिबंध को फॉलो करना, चाहे वो कपड़े से रिलेटेड हो, खाने से रिलेटेड हो या आपके जीवन शैली से रिलेटेड हो, सबसे जो है सबका पालन करना। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित विधियों और विधियों के अनुसार पूजा करना, तो जो भी धार्मिक ग्रंथ में जो तरीके बताए गए हैं कि किस तरह से पूजा पाठ करना है, उस तरह से अगर आप पूजा पाठ करते हैं। धार्मिक और पौराणिक कथाओं को सम्मान देना, तो धार्मिक और पौराणिक कथाएं जो हैं उनको सम्मान देना। पारंपरिक संस्कृति में कहानियों आदि को पवित्रता दी गई। ठीक, तो इन सबको पवित्रता दी गई है। ये ऐसी संस्कृति को जो लोग फॉलो करते हैं वो जो है उच्च जाति के माने जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है वर्ण मॉडल। अब एक मॉडल तो हो गया, कल्चरल मॉडल हम लोगों ने पढ़ लिया। वर्ण मॉडल क्या होता है, ये भी संस्कृताइजेशन का ही मॉडल है। तो वर्ण मॉडल क्या है, द लोअर कास्ट कॉपिंग द आइडियल्स एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द सुपीरियर कास्ट। तो लोअर कास्ट के लोग जो है वो लाइफ स्टाइल और जो आइडियल्स हैं उन सबको कॉपी करते हैं अपर कास्ट के। ठीक, अपर कास्ट की लाइफ स्टाइल को जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो कॉपी करते हैं। जैसे शूद्रा है तो हो सकता है वो जो है बाकी 3 कास्ट को कॉपी कर सकते हैं, या वैश्या है तो हो सकता है वो क्षत्रिय या ब्राह्मण को कॉपी करने की कोशिश करे। ठीक, तो ये वर्ण मॉडल है कि मतलब आप वर्ण के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक, वेयर द क्षत्रियाज एंजॉय सुपीरियरिटी, जहाँ पे क्षत्रिय जो है सबसे सुपीरियर होते हैं। द लोअर कास्ट फॉलोड देयर लाइफ स्टाइल एंड आइडियल्स, तो ज्यादातर लोअर कास्ट जो है वो क्षत्रिय को ही फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ठीक,
निचली जातियां उच्च जातियों के आदर्शों और जीवन शैली का मुकाबला करती हैं, मतलब उनके जीवन शैली और उनके आदर्शों को जो है ये नकल करने की कोशिश करते हैं। मुकाबला करना मतलब उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। जहाँ क्षत्रिय श्रेष्ठता का आनंद लेते हैं, जहाँ पे जो है क्षत्रिय जो है ऊंची जाति मानी जाती है, वहाँ पे जो निचली जाति के लोग हैं वो जो है क्षत्रिय के जीवन शैली और उनके ही आदर्शों का ही पालन करते हैं। ठीक। साइमल्टेनियसली वेयर द वैश्याज इंजॉय सुपेरिटी, जहाँ पे जो है वैश्या जो है सुपेरिटी में होते हैं, वहाँ पे लोग जो है वैश्या को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जहाँ लोअर कास्ट फॉलो देयर लाइफ स्टाइल एंड आइडियल्स ओनली द अंत्याज और लोअर कास्ट कॉपी द शूद्राज। ठीक। तो जो अंत्याज हैं यानी कि जो सबसे लोअर कास्ट होती हैं, वही जो है शूद्रा को कॉपी करते हैं, क्योंकि शूद्रा सबसे निचली कास्ट मानी जाती है वर्णाश्रम में। ठीक, वर्ण सिस्टम में। ठीक। तो जहाँ पे क्षत्रिया ऊंची कास्ट के होंगे लोग जो है, जहाँ पे क्षत्रिया सबसे सुपीरियर माने जाते होंगे, वहां पे लोग जो है क्षत्रिया को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे वैश्या जो है सबसे ज्यादा सुपीरियर माने जाएंगे, वहां पे जो है लोग वैश्या को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ एक कास्ट है जो अंत्याज है, वो ही जो है कॉपी करती है शूद्रा को। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे भी आपका एमसीक्यूज बन सकता है। ठीक। हाँ, अब तो कोई कुछ नहीं करता है, सब अपने मन से करते हैं जो करना होता है वो, क्योंकि अब ये चीजें फॉलो नहीं होती हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इन सब चीजों को अलाउ नहीं करता है। ठीक। जैसे आपने एक मतलब इंसिडेंट देखा होगा कि किसी दलित ने जो है वो घोड़े पे चढ़ के अगर बारात जा रहा है तो लोगों ने उसको रोका, लेकिन फिर पुलिस ने उसको सपोर्ट किया, पुलिस ने उसको जो है सिक्योरिटी दी और लोग जो है गए वहां पे। तो अब ये वर्णाश्रम को, वर्ण सिस्टम को लोग फॉलो तो नहीं कर रहे हैं ऐसी, लेकिन जो सिस्टम है, जो मतलब एम एन श्रीनिवास ने बताया है, उसको तो हम लोगों को पढ़ना है क्या सिस्टम है। ठीक। तो शूद्रा को कौन कॉपी करता है, ये अगर क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ अंत्याज को ही क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ ही जहाँ वैश्य श्रेष्ठता का आनंद लेते हैं, तो ऐसी जगह जहाँ पे वैश्या ही श्रेष्ठता का आनंद लेते हैं, वहां पे निचली जातियां जो है उनके जीवन शैली और आदर्शों का पालन करती हैं, और सिर्फ अंत्याज ही ऐसी है जो है सूत्रा को अ, शूद्रा को फॉलो करती है। ठीक। दैट इज टू से emulating the lifestyle or ideas of varna on the basis of honor and superiority। तो आप जब है जो है जो वर्ना सिस्टम की आइडियल्स हैं या लाइफ स्टाइल हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं सुपेरियोरिटी और ऑनर के बेसिस पे, तो इसी मॉडल को क्या कहा जाता है, वर्ना मॉडल कहा जाता है। वर्ना मॉडल और संस्कृताइजेशन। ठीक। अर्थात उस वर्ग द्वारा प्राप्त सम्मान और श्रेष्ठता के आधार पर किसी वर्ण की जीवन शैली या आदर्शों का अनुकरण करना वर्ण मॉडल या संस्कृतिकरण कहलाता है। ठीक। जब आप वर्ना मॉडल के हिसाब से ही लोगों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लोगों का पालन करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या हो गया, वर्ण मॉडल कहलाता है। ठीक, वर्ण मॉडल कहलाता है। तो कल्चरल मॉडल वर्ण मॉडल हो गया। नेक्स्ट मॉडल क्या है देख लेते हैं। तीन मॉडल बताए हैं इन्होंने। तीसरा मॉडल जो है वो है लोकल मॉडल। लोकल मॉडल में क्या कहा इन्होंने, इन एवरी कंट्री सम कास्ट आर कंसिडर्ड टू बी मोर रिस्पेक्टफुल देन अदर ऑन अकाउंट ऑफ देयर इकोनॉमिक पावर। तो कुछ कास्ट को जो है ज्यादा ऊंचा माना जाता है, ज्यादा सुपीरियर माना जाता है, ज्यादा रिस्पेक्टफुल माना जाता है दूसरे कास्ट के मुकाबले में कुछ कंट्रीज में। ठीक। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कास्ट के लोगों को सुपीरियर माना जाता है, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक पावर होती है, उनके पास पैसे ज्यादा होते हैं। ठीक। तो लोग जो है क्या करते हैं, उसी कास्ट को कॉपी करने की कोशिश करते हैं जिनकी रिस्पेक्ट ज्यादा हो रही है, जिनको ज्यादा सुपीरियर माना जाता है। ठीक। प्रत्येक देश में कुछ जातियों को उनकी आर्थिक शक्ति के कारण दूसरों की तुलना में अधिक सम्मानित माना जाता है। ठीक। तो कुछ जातियों को, ऐसा जरूरी नहीं, मैंने बताया ना कि कुछ एरियाज ऐसी होती हैं जहाँ पे किसी और जाति को सुपीरियर माना जाता है, और कुछ एरियाज ऐसी होती हैं जहाँ पे हो सकता है वो जाति जो है सुपीरियर ना हो, बल्कि जो है थोड़ा सा निचली जाति में आता हो। ठीक। तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, यानी कि ज्यादातर देश जो है वो अलग अलग कास्ट को सुपीरियर मानते हैं, रिस्पेक्टफुल या सम्मानित मानते हैं। ठीक।
किस बेसिस पे? आर्थिक बेसिस पे। जिनकी आर्थिक शक्ति जो है ज़्यादा अच्छी होगी, जिनकी इकोनॉमिक पावर ज़्यादा अच्छी होगी, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाएगा, उनका ज़्यादा सम्मान किया जाएगा। और लोग जो है फिर क्या करते हैं, जिनका ज़्यादा सम्मान हो रहा है उसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा जो मॉडल है वो लोकल मॉडल कहलाता है, क्योंकि आप लोकल एरिया को देखकर ही फॉलो करते हैं। और वर्ना मॉडल जो है वो क्या है, या सांस्कृतिक मॉडल या कल्चरल मॉडल जो है, उसमें ऐसा नहीं है कि आप एरिया देख के करते हैं, बल्कि आप जो है जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो मतलब हिंदुइज्म का सिस्टम है, उन सब के हिसाब से फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोकल एरिया को देखते हैं। जैसे अगर आप हरियाणा में चले चले गए तो वहाँ पे जाट ज़्यादा जो है रिस्पेक्टफुल माने जाते हैं। तो वहाँ पे लोग क्या करेंगे, जाट को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। दिस कास्ट में बी कॉल्ड द मास्टर कास्ट, और इस कास्ट को आप मास्टर कार्ड या डोमिनेंट कास्ट कह सकते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि जो एम.एन. श्रीनिवास हैं वो डोमिनेंट कास्ट की जो बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक कास्ट जो है अगर एक एरिया में डोमिनेंट है तो हर एरिया में वो डोमिनेंट हो। ठीक, तो जिस एरिया में जो कास्ट डोमिनेंट है उसको मास्टर कास्ट कास्ट या डोमिनेंट कास्ट कहा जाता है। सो द लोअर कास्ट कॉपीज द लाइफ स्टाइल ऑफ द लोकल डोमिनेंट कास्ट। तो जो लोअर कास्ट है वो क्या करती हैं, उन्हीं को कॉपी करने की कोशिश करती हैं अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए। ठीक, इस जाति को मास्टर जाति या प्रमुख जाति कहा जाता है। तो इस जाति को मास्टर जाति या प्रमुख जाति कहा जाता है। ठीक, और जो निम्न जातियां होती हैं वो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए स्थानीय प्रमुख जाति के जीवन शैली की नकल करती हैं। ठीक, क्योंकि वहां पे उनको ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है, तो ये उन्हीं को नकल करेंगे। क्योंकि अगर किसी जाति का सम्मान है ही नहीं तो लोग वैसा क्यों बनना चाहेंगे। एक रेफरेंस ग्रुप होना चाहिए ना, एक मतलब क्या कहेंगे, पुल फैक्टर होना चाहिए ना, पुल या पुश फैक्टर होना चाहिए, तभी जो है लोग जाके उसको फॉलो करेंगे। इफेक्ट ऑफ संस्कृताइजेशन। अब संस्कृताइजेशन का इफेक्ट क्या हुआ था ये देख लेते हैं हम लोग। संस्कृतिकरण का प्रभाव क्या हुआ। संस्कृताइजेशन इन सोशल फील्ड। तो संस्कृताइजेशन जो है वो ज्यादातर सोशल फील्ड में हुआ, सामाजिक क्षेत्र में संस्कृतिकरण हुआ। संस्कृताइजेशन इन इकोनॉमिक फील्ड, और जो है संस्कृतिकरण हुआ किसमें, संस्कृताइजेशन हुआ इकोनॉमिक फील्ड में। ठीक, सोशल फील्ड में यानी कि सोशल स्टेटस किसका अच्छा है, फिर लोग जो है उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमिक फील्ड में मतलब किसकी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी है। ठीक, आर्थिक क्षेत्र में संस्कृतिकरण हुआ। संस्कृताइजेशन इन रिलीजियस फील्ड में संस्कृतिकरण हुआ, यानी कि संस्कृताइजेशन हुआ धार्मिक क्षेत्र में संस्कृतिकरण। संस्कृताइजेशन इन लिविंग पैटर्न में भी संस्कृताइजेशन हुआ। लोग जो है जिनका लिविंग पैटर्न अच्छा था उनको कॉपी करने की कोशिश करने लगे। जीवन पद्धति में संस्कृतिकरण हुआ, जिनकी जीवन पद्धति जो है अच्छी थी उन्हीं को लोग जो है कॉपी करने लगे, इसीलिए उसको जीवन पद्धति में संस्कृतिकरण कहा गया। तो ये सारे टाइप के संस्कृताइजेशन थे। संस्कृताइजेशन इन सोशल फील्ड, इकोनॉमिक फील्ड, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक, रिलीजियस और लिविंग पैटर्न यानी कि जीवन पद्धति। वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट जो है वो एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है। M.N. Srinivas refers westernization to the changes brought about in Indian society and culture as a result of over 150 years of British rule। तो M.N. श्रीनिवास कहते हैं कि जो वेस्टर्नाइजेशन हुआ इंडिया में वो किस वजह से हुआ, क्योंकि हमारे जो कंट्री है उस पे 150 इयर्स का, मोर देन 150 इयर्स का रूल था ब्रिटिश का, जिसकी वजह से जो इंडियन सोसाइटी है वो जो है उनके कल्चर और कस्टम को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बिना पे जो है वेस्टर्नाइजेशन हुआ। एंड द टर्म subsumes changes occurring at different level, technology, institution, ideologies, values। He traces westernization from the period of British राज। तो इन्होंने जो है ब्रिटिश राज के पीरियड से ही वेस्टर्नाइजेशन को ट्रेस किया और कहा कि बहुत सारी चीजों में चेंजेस आए, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, आइडियोलॉजी, वैल्यूज में। तो जब भी हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं ब्रिटिश लोगों को, वेस्टर्न लोगों को, तो ये क्या हो गया, एक तरह का वेस्टर्नाइजेशन हो जाता है। ठीक, उनके लाइफ स्टाइल, उनकी आइडियाज को अगर कॉपी करने की कोशिश करते हैं।
पश्चिमीकरण। एमएन श्रीनिवास पश्चिमीकरण को ब्रिटिश शासन के 150 से अधिक वर्षों के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में लाए गए परिवर्तन के बारे में बताते हैं। तो ये कहते हैं कि पश्चिमीकरण क्या है कि जो ब्रिटिश शासन आया, जो 150 साल से ज्यादा रहा, उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जो समाज है, जो संस्कृति है, उसमें कुछ परिवर्तन आया उनकी वजह से। इस परिवर्तन को ही वो पश्चिमीकरण कहते हैं। ये सब शब्द विभिन्न स्तरों, प्रौद्योगिकी, संस्थानों, विचारधारा, मूल्यों पर होने वाले परिवर्तन को सम्मिलित करता है। तो ये शब्द जो है ज्यादातर किस चीजों को सम्मिलित करता है? प्रौद्योगिकी में जो चेंजेस आए, जो बदलाव आए, संस्थानों में जो बदलाव आए, विचारधाराओं में, मूल्यों में जो बदलाव आए, उन सबको ये सम्मिलित करने की कोशिश करता है। वो ब्रिटिश राज की अवधि से पश्चिमीकरण का पता लगाते हैं। ठीक, तो ब्रिटिश राज से ही वो देखते हैं कि किस तरह से मतलब पश्चिमीकरण हुआ है भारतीय समाज में। सेकुलराइजेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया है एम एन श्रीनिवास ने। धर्म निरपेक्षीकरण। The term secularization means that what used to be religious is no longer perceived as such। ठीक, तो जो पहले रिलीजियस माना जाता था, अब उस तरह से जो है काम नहीं किया जाता, अब उस तरह से चीजें नहीं की जा रही है। सेकुलराइजेशन यही कॉन्सेप्ट है कि आप जब रिलीजन को साइड रख देते हैं। ठीक, धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ है कि जो पहले धार्मिक हुआ करता था वो अब ऐसा नहीं माना जाता। जो चीजें पहले धार्मिक होती थी, जैसे कि पहले जो है जो राजनीति होती थी वो भी धार्मिक मानी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। ठीक, बहुत सारी चीजें, एजुकेशन जो है वो धार्मिक माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो जो चीजें पहले धर्म के बेसिस पे देखी जाती थी वो अब ऐसा नहीं करते हैं। ठीक, इसी को धर्मनिरपेक्षीकरण कहा जाता है, सेकुलराइजेशन कहा जाता है। द टर्म सेकुलराइजेशन मीन्स that what used to be religious is no longer perceived as religious। ठीक, it refers to a process differentiation that affects various aspect of society। तो ये जो है ऐसा प्रोसेस है जो कई एस्पेक्ट, सोसाइटी के कई एस्पेक्ट पे असर डालता है, चाहे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, लीगल एस्पेक्ट हो, मोरल एस्पेक्ट हो। इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे भी अब असर हुआ। पहले जो है ऑक्यूपेशन डिसाइड होता था रिलीजन के बेसिस पे, अब कोई भी अपनी एबिलिटी के बेस पे पैसे कमा रहा है। इकोनॉमिक मतलब फिजिबिलिटी, मतलब इकोनॉमिक एबिलिटी है, उसके पास कुछ भी कर सकता है, जो चाहे वो करके पैसा कमा सकता है, अपनी इकोनॉमिक स्थिति सुधार सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इकोनॉमिक जो एबिलिटी थी वो भी डिसाइड होती थी धर्म के बेसिस पे। पॉलिटिकल, लीगल एंड मोरल आर सीन टू बी मोर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक, तो ये जो है पॉलिटिकल, लीगल, मोरल, ये सारी चीजें जो है धर्म से नहीं जोड़ी जाती हैं, बल्कि इसको अलग माना जाता है। ये भेदभाव की एक प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और नैतिक एक दूसरे से अधिक अलग थलग दिखाई देते हैं। ठीक, तो आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और नैतिक जो है, ये सारी चीजें जो है पहले धर्म से जोड़ के देखी जाती थी, लेकिन अब ये जो है अलग हो गई हैं, धर्म से अलग मानी जाती है। ठीक, ब्राह्मणाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया है एम एन श्रीनिवास ने। अब इसमें क्या कहते हैं, ब्राह्मणीकरण में क्या कहते हैं? श्रीनिवास यूज द टर्म ब्राह्मणाइजेशन फॉर दिस प्रोसेस एज द थॉट दैट द लोअर कास्ट पीपल मस्ट बी ट्राइंग टू रीच द प्लेस ऑफ ब्राह्मण। जब लोअर कास्ट के लोग जो है ट्राई करें कि ब्राह्मण की प्लेस पा सके, ब्राह्मण की जगह जो है पा सके, मतलब ब्राह्मण को कॉपी करने की कोशिश करें और उनकी पोजीशन पाने की कोशिश करें, तो उसको जो है ब्राह्मणाइजेशन कहा जाता है। ये भी संस्कृताइजेशन का ही एक पार्ट है। ठीक, श्रीनिवास ने इस प्रक्रिया के लिए ब्राह्मणीकरण शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका मानना था कि निचली जाति के लोग ब्राह्मणों के स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो निचली जाति के जो लोग हैं वो ब्राह्मण के स्थान को पाने की कोशिश करते हैं, और इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ब्राह्मणीकरण कहा जाता है। ठीक, इसी प्रक्रिया को ब्राह्मणीकरण कहा जाता है। But later on, he found that lower castes are not only following Brahmin but also other caste groups।
पहले जो है इन्होंने ब्राह्मणाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, उसके बाद जो है संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। जब इन्होंने ब्राह्मणाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया तो जब इन्होंने ब्राह्मणीकरण का कॉन्सेप्ट दिया तो इन्होंने कहा कि जो कुछ लोग हैं, कुछ कास्ट के लोग हैं जो ब्राह्मण की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, ब्राह्मण की पोजीशन पाने की चाहत रखते हैं, ठीक, ब्राह्मण का स्थान लेने की चाहत रखते हैं, ठीक। लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि कुछ ऐसी जातियां भी हैं, कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो किसी और कास्ट को भी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और कास्ट को भी फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तब जाके इन्होंने संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। बट लेटर ऑन ही फाउंड दैट लोअर कास्ट आर नॉट ओनली फॉलोइंग ब्राह्मण बट ऑल्सो अदर कास्ट को। तो वो सिर्फ जो है लोअर कास्ट सिर्फ ब्राह्मण को फॉलो नहीं कर रहे हैं बल्कि दूसरे कास्ट ग्रुप को भी फॉलो करते हैं, इसीलिए इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया संस्कृताइजेशन का। ठीक, तो सबसे पहले जो है ब्राह्मणाइजेशन आया था, उसके बाद संस्कृताइजेशन। लेकिन बाद में उन्होंने पाया कि निचली जातियां केवल ब्राह्मणों को ही नहीं बल्कि अन्य जाति समूह का भी अनुसरण कर रही हैं, मतलब उनके भी जो रीति रिवाज हैं, जो विचारधाराएं हैं, उनको भी कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं। तो अब जाके इन्होंने संस्कृतिकरण का शब्द दिया था। स्टडीज कुर्ग ओक्काज फैमिली पैटर्न। ठीक, तो कुर्ग की स्टडी, ओक्काज फैमिली पैटर्न की स्टडी इन्होंने किया है। स्टडीज इन रामपुरा विलेज की स्टडी किया है इन्होंने। ठीक, उसका अध्ययन किया, गांव में अध्ययन किया, पढ़ाई की नहीं होगा, अध्ययन किया होगा। ठीक, अध्ययन करते हैं कुर्ज ओक्काज फैमिली पैटर्न। तो कुर्ग ओक्काज फैमिली पैटर्न की स्टडी किया है इन्होंने। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रामपुरा विलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एम एन श्रीनिवास ने जो अपनी स्टडी किया था, फील्ड स्टडी, वो कहाँ पे किया था? रामपुरा विलेज में किया था। रामपुरा गांव में अध्ययन किया था उन्होंने, और ओक्काज फैमिली जो है उसके फैमिली पैटर्न को समझने की कोशिश किया था। ठीक, तो कुर्ग जो है एक कम्युनिटी है। ठीक, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कुर्ग क्या है, कम्युनिटी है, कास्ट है, या कोई और ग्रुप है, इस तरह से पूछा गया था। तो कुर्ग जो है एक कम्युनिटी। एम एन श्रीनिवास क्वाइन द टर्म वोट बैंक। वोट बैंक का भी टर्म इन्होंने क्वाइन किया था इन हिज 1955 एस्से द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मैसूर विलेज। तो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मैसूर विलेज एक बुक है जो 1955 में पब्लिश हुई, एक एस्से है जो 1955 में पब्लिश हुआ। उसमें उन्होंने एक टर्म दिया था वोट बैंक का। वोट बैंक का टर्म इन्होंने इसलिए दिया था, ठीक, एक निबंध था द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मैसूर विलेज, जिसमें इन्होंने वोट बैंक का टर्म दिया था। इसको इसलिए दिया था क्योंकि इन्होंने कहा था कि लोग जो है जाति के नाम पे वोट मांगते हैं। एक तरह का वोट बैंक होता है, जैसे यादव जो है वो ज्यादातर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, या उनके एरिया में जो भी यादव की पार्टी होगी उसको सपोर्ट करेंगे। जो दलित होंगे वो ज्यादातर बहुजन समाज पार्टी, यानी कि जो भी उनके मतलब उनसे रिलेटेड जो भी दलित पार्टियां होंगी उनको सपोर्ट करेंगे। तो एक तरह से लोग जो है अब जाति को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने लगे। ठीक, तो इसीलिए एम एन श्रीनिवास ने ये टर्म यूज किया था और कहा था कि हर एरिया में हर जाति का एक वोट बैंक होता है। ठीक, जैसे जाट का वोट बैंक अलग होगा, दलित का वोट बैंक अलग है, ब्राह्मण का वोट बैंक अलग है। ठीक, हाँ, हाँ, और बाकी देखिए यादव का वोट बैंक अलग है। ठीक, राजभर का वोट बैंक अलग है, ओम प्रकाश राजभर। ठीक, नाम सुना होगा आपने, उनकी पार्टी को लोग जो जो राजभर होंगे वो सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से एम एन श्रीनिवास ने इसकी भी स्टडी की कि किस तरह से जो है लोग जो है अब जाति को, यानी कि जो कास्ट है उसको पोलराइज कर रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए। He said that unity of unity is religious। तो जो भी यूनिटी है वो क्या है? रिलीजियस। यूनिटी ऑफ कास्ट इज रिलीजियस। उन्होंने कहा कि एकता की एकता धार्मिक है, यानी कि जो जाति की एकता है वो क्या है? धार्मिक है। क्रिटिसाइज इंडियन रिपब्लिक एंड सेड इट वाज अ मिथ। इंडियन रिपब्लिक को इन्होंने क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये क्या है? एक मिथ है।
भारतीय गणराज्य को की आलोचना की, मतलब भारत में रिपब्लिक नहीं है। हाँ, बस 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बुक्स बची हैं, बस थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे हम लोग। क्रिटिसाइज इंडियन रिपब्लिक एंड सेड इट वाज अ मिथ। इन्होंने जो है इंडियन रिपब्लिक को क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये जो है एक मिथ है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि किसने जो है इंडियन रिपब्लिक को क्रिटिसाइज किया, भारतीय गणराज्य की आलोचना की और कहा कि ये क्या है, एक मिथक जिसकी कोई सच्चाई नहीं होती। यूजेज रेफरेंस ग्रुप मॉडल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रेफरेंस ग्रुप मॉडल यूज किया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। भारतीय संदर्भ में संदर्भ समूह मॉडल का उपयोग किया है। अर्बन फ्रिंज, टीएल स्मिथ के साथ जो है इंडिया में इन्होंने स्टडी की है। टीएल स्मिथ का टर्म है अर्बन फ्रिंज, जिसकी स्टडी किया है इन्होंने एमएन श्रीनिवास ने इंडिया में। ठीक, अर्बन फ्रिंज जो टीएल स्मिथ का कॉन्सेप्ट है, इसको भारत में इन्होंने यूज किया है। अर्बन फ्रिंज के बारे में क्या कहते हैं, शहरी सीमांत। इट इज एन एरिया ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अदर रूरल लैंड यूज टू अर्बन यूज। ठीक, तो जो भी अर्बन फ्रिंज क्या है, जब आप जो है जो रूरल या एग्रीकल्चरल लैंड है उसको आप ट्रांसफर करते हैं, उसको आप ट्रांसफॉर्म करते हैं किस लिए, अर्बन यूज के लिए, तो उसको अर्बन फ्रिंज कहा जाता है। ये कृषि और अन्य ग्रामीण भूमि उपयोग से शहरी उपयोग में परिवर्तन का क्षेत्र है। ठीक, तो आप जब ग्रामीण यूज के लिए या कृषि यूज के लिए जो चीजें थी, जो जगहें थी, भूमि थी, उसका उपयोग आप जो है शहरी परिवर्तन के लिए, शहरी के लिए यूज करते हैं, तो उसको शहरी सीमांत कहा जाता है। Located well within the urban sphere of influence, the fringe is characterized by a wide variety of land use, including dormitories, settlement, housing of middle income commuters who work in the central urban areas। ठीक, प्रभाव के शहरी क्षेत्र के भीतर अच्छी तरह से स्थित फ्रिंज को विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग की विशेषता है, जिसमें शयनगृह, बस्तियां, मध्य आय वाले यात्रियों के आवास शामिल हैं जो केंद्रीय शहरी क्षेत्र में काम करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। बुक्स देख लेते हैं, बुक्स इनकी ज्यादा हैं, जल्दी देख लेते हैं थोड़ा सा। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर 1942 में पब्लिश हुई। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया, तो हमने पढ़ा है कि कुर्ग की स्टडी इन्होंने किया था, ये 1952 में पब्लिश हुई। इंडियाज विलेज 1960 में। इंडियन विलेज नहीं है, ये याद रखिएगा, इंडियन विलेज दूसरे की बुक है, इंडियाज विलेज जो है ये एमएन श्रीनिवास की 1960। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर स्टेट्स 1962। इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। द रिमेम्बर्ड विलेज, ये रामपुरा विलेज की बात इन्होंने इसी में किया है, द रिमेम्बर्ड विलेज में। डायमेंशन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर स्टेट्स, द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन एंड अदर स्टेट्स, इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग, इंडियन सोसाइटीज थ्रू पर्सनल राइटिंग, जो पब्लिश हुई 1966, 1990, 1996, 1998। On the Living in the Revolution and Other Essays 1992, Social Change in Modern India 1966, Some Reflection on Dowry, तो डाउरी की भी बात इन्होंने किया है। ठीक, Some Reflection on Dowry 1984, Village Caste and Gender Method 1998, Essay in Indian Social Anthropology 2001। ठीक, तो ये सारी बुक्स थी इनकी और कॉन्सेप्ट थे। थैंक यू वेरी मच। और भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 5 मिनट आपको दिया जाएगा, उसके बाद लीव करते हैं क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। एनी क्वेश्चन? ओके, ठीक है, तो फिर जिनकी क्लास है वो लीव कर सकते हैं। अगर दूसरे लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
ओके, गुड नाइट। ठीक है, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच।